सनकगढ़ में एक परियानका नामी लड़की रहा करती थी, जो कि बहुत शरारती और चालाक थी। बंसीलाल की बेटी थी और बंसीलाल उस शहर का सबसे मनफी किरदार था, जो राजा और रानी से हसद करता था और वहाँ का राजा बनने का इरादा कर रखा था। परियानका को भी हमेशा शाही खानदान की दौलत और ताकत देखकर हसद होता था, इसलिए उसने उनकी साख को खराब करने और गाँव वालों का एतमाद खराब करने के लिए बहुत सी कोशिशें की। एक दफा वो सरगोशियों में कहने लगी, मैंने सुना है कि शाही खानदान अपने गांव को बाहर के लोगों को बेचने का इरादा कर रहा है। उसे हमारी कोई परवाह नहीं है। क्या तुम्हें यकीन है परियानका? हाँ बिल्कुल, तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो, मैंने अपने कानों से सुना है। और फिर ये अफवाह जंगल की आग की तरह फैल गई और सारे गाँव में शक की फिजा पैदा कर दी। सभी बेचैन नजर आने लगे। ढोलू और छोटू ने जब अपने गांव में ऐसे हालात देखे तो बेहद परेशान हुए और दद्दू से मशवरा लेने लगे। दद्दू, सनकगढ़ में कुछ अजीब हो रहा है, हमें बहुत परेशानी है। हाँ दद्दू जान, हम नहीं जानते ये कौन कर रहा है और क्या हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, एतमाद एक नाजुक धागा है जो बहुत जल्द बन जाता है लेकिन टूट भी उसी तरह जाता है। अगर आप लोगों को मेरी कोई मदद चाहिए तो मैं आपकी मदद करूंगा, वरना आप लोग अपने बलबूते पर इसका हल निकालें। उन दोनों ने मदद की और फिर नाग देवी की मदद से वो परियानका को फरेब का जाल जान लिया उन्होंने। खबरदार मेरे बच्चों, ये सब परियानका की झूठ, मकार और फरेब की भूलभुलैया हैं, तुम लोग इसमें ना आ जाना। नाग देवी ने उनको समझाया। वाकई नाग देवी, हम सब समझ रहे हैं। फिर छोटू ने कहा, यार ढोलू, मुझे ख्याल आ रहा है हमें परियानका के खिलाफ कुछ सबूत भी इकट्ठे करने होंगे ताकि गांव वालों को बता सके कि परियानका ने क्या किया है। हाँ यार, वरना गांव वाले हम पर यकीन नहीं करेंगे। तुम ठीक कह रहे हो छोटू, हमें उसे बेनकाब करने के लिए सबूत चाहिए। भाइयों ने सबूत तलाश करने के लिए मिशन शुरू कर दिया। उन्होंने अपने वफादार पालतू कुत्ते शेरू से भी मदद तलब की। शेरू, उधर इधर सूंघो और देखो कि क्या तुम्हें कोई सुराग मिल सकता है जिससे परियानका के झूठ को पकड़ा जा सके। शेरू जोश से भूंका और परियानका को कमरे में भाइयों को ले गया। देखो छोटू, ये एक डायरी है, देखो क्या अंदर लिखा है। छोटू ने गौर से डायरी खोली तो उसमें बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियाँ और धोखेबाज मंसूबे थे। इस डायरी में परियानका के सारे मंसूबे हैं। हमें ये डायरी फौरन दद्दू को दिखानी चाहिए। हाँ हाँ, ले चलो इसे। वो दोनों भागते भागते दद्दू के पास गए, जहाँ उनकी छोटी बहन छुटकी भी बैठी थी। छुटकी कहने लगी, क्यों भाई छोटू और ढोलू, क्या तुम्हें कुछ मिला? देखो छुटकी, ये परियानका की डायरी है और इसमें बहुत सारे इल्जामात हैं, बहुत सारी ताबीरें हैं, इस पे उसने अमल करना है। इस डायरी को सबूत के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके फरेब को बेनकाब कर सकते हैं। इस तरह शाही खानदान पर गांव वालों का एतमाद बेहाल हो जाएगा। हाँ शाबाश, चलो आओ करें। उन तीनों ने गांव वालों को इकट्ठा किया। जब गांव वाले इकट्ठे हो गए तो वो सब सुनने के लिए बेताब थे कि छोटू, ढोलू और छुटकी ने क्या हल निकाला है। छुटकी कहने लगी, प्यारे सनकगढ़ के वासियों, हम उन अफवाहों को दूर करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। इन्होंने सनकगढ़ के लोगों को परेशान कर डाला। मजमे में खामोशी तारी हो गई, सभी सुनने के लिए बेचैन थे। फिर छुटकी कहने लगी, परियानका ने हमारे दरमियान इख्तिलाफ पैदा करने की कोशिश की है और वो राजा और रानी पर उल्टे सीधे इल्जामात लगाकर हमारे दिलों में उनके खिलाफ बुक्स पैदा कर रही है। छुटकी की बातें सुनकर दारोगा जी कहने लगे, लेकिन परियानका ने जो कुछ सुना है वो उस पर पूरा यकीन रखती है। छुटकी ने कहा, हमें धोखे से होशियार रहना चाहिए दारोगा जी। और फिर छुटकी ने सबूत के तौर पर परियानका की डायरी भी उन लोगों को दी। बब्बन कहने लगा, इस पर यकीन करना मुश्किल है कि परियानका इतनी बदतमीज और चालाक भी हो सकती है। जैसे ही परियानका के झूठ और राजा और रानी के सच का पता चल गया तो गांव वालों ने राजा और रानी को गले से लगा लिया और उनसे माफी मांगी। कहने लगे, हम झूठ में अंधे हो गए थे राजा और रानी, आप तो हमेशा इंसाफ पसंद रहे हैं, हमें माफ कर दी। फिर दारोगा और बब्बन वगैरह ने छुटकी और छोटू और ढोलू का भी शुक्रिया अदा किया। आंखें खोलने का शुक्रिया प्यारे बच्चों, अगर आप लोग ना होते तो हम तो अंधे कुएं में जा गिरे थे। और शाही खानदान ने परियानका को कोई सजा न दी, बल्कि उसे कहा कि हम आपको लास्ट चांस देते हैं, इसके बाद आप ऐसा न कीजिएगा। इस दफा हम आपको कोई सजा नहीं दे रहे ताकि आपको अक्ल आ जाए। परियानका आजम से कहने लगी, शुक्रिया महाराज, मैं वादा करती हूँ कि अपने आप को ठीक करूंगी और एक बेहतर इंसान बन जाऊंगी। छोटू और ढोलू को परियानका की बातों पर यकीन न आया, बल्कि वो उसकी बात सुनकर और शक में पड़ गए। छुटकी कहने लगी, ढोलू, क्या तुम्हें नहीं लगता कि परियानका के दिल की अचानक तब्दीली में कोई अजीब बात है? तुम ठीक कह रही हो छुटकी बहन, इस सब में कोई और भी शामिल हो सकता है।
कुछ तो है। बंसी लाल ने प्रियंका के साथ हर वक्त कोई न कोई साजिश बुनी और अब भी वो गांव पे कब्जा करने के लिए अपने मंसूबों में उसको एक प्यादे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। उसने प्रियंका की चालाक फितरत को गांव वालों पर आया किया और उससे इख्तिलाफ पैदा करने की कोशिशें की और शाही खानदान की पोजीशन को कमजोर करना चाहा। लेकिन वो नावाकिफ था कि दो भाई उस पर नजर रखे हुए हैं। एक दिन बंसीलाल प्रियंका से कहने लगा, अच्छा मेरी बेटी, तुम्हारे झूठ ने सनक घर में अफरा तफरी मचा दी है, जैसा कि मैंने मंसूबा बनाया था। अब्बा, ये सब मैंने आपके लिए किया था। मैं आपसे अपनी वफादारी साबित करना चाहती थी। अच्छा, अब हम इस सूरत हाल का फायदा उठाए बगैर नहीं रहेंगे, बल्कि अपने प्लान को आगे बढ़ाएंगे। छोटू और ढोलू ने बंसीलाल और प्रियंका को ऐसी बातें करता देख लिया था और उन्हें यकीन नहीं आ रहा था और वो चाहते थे कि जल्द अज जल्द अपने गांव को इन लोगों से बचा लें। छोटू कहने लगा, यार ढोलू, हमें बंसीलाल के किरदार को भी बयान करना चाहिए। प्रियंका की साजिशों और हरकतों के पीछे तो असल मास्टरमाइंड बंसीलाल है। तुम ठीक कह रहे हो दोस्त, लेकिन उसको गुनहगार साबित करने के लिए हमें और सबूत इकट्ठे करने होंगे। छोटू और ढोलू ने नए अज़म के साथ बंसीलाल के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने का मिशन का आगाज किया। लल्ला भी उनकी मदद को शामिल हो गया। लल्ला कहने लगा, मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आया हूँ, बताओ तुम लोग क्या चाहते हो, मैं तुम लोगों के साथ काम करूँगा। लल्ला, हमें बंसीलाल के खुफिया मंसूबों के खिलाफ मालूमात दरकार है, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? क्या तुम कुछ जानते हो? हाँ, तुम लोग भी कोशिश करो, मैं भी जरूर कोशिश करूँगा, लल्ला ने भी पुरअज़म होकर कहा। उन तीनों ने मिलकर बंसीलाल और प्रियंका की वॉइस रिकॉर्ड कर ली। आखिरकार सबूत हाथ में आने के बाद उन्होंने बंसीलाल और प्रियंका को सामने लाने का फैसला कर लिया, इस यकीन के साथ कि वो अपने अमल के नतायज से बच ना सके। उस खौफनाक रात जब बंसीलाल और प्रियंका अपने मंसूबे को अमल दमर आमद करने ही लगे थे, छोटू और ढोलू और लल्ला ने उनके घर को घेर लिया। बस बहुत हो गया बंसीलाल, तुम्हारी शरारतें यहाँ खत्म हुई। हम सब कुछ जान गए हैं तुम्हारे बारे में, प्रियंका और तुमने जो जो किया है सनकगर के बारे में, हमारे पास तमाम सबूत हैं और तुम लोग अब इससे सजा पाओगे। बंसीलाल और प्रियंका ये सूरत हाल देखकर परेशान ही रह गए। अपनी आंखों के सामने उनका मंसूबा मलिया मेट हो गया। बंसीलाल गुस्से हुए, तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते। लेकिन प्रियंका की आंखों में आंसू आ, अब्बा मुझे अफसोस है, मैं नहीं चाहती थी कि मामला इस हद तक बढ़ जाएंगे। छोटू कहने लगा, माफी मांगने में बहुत देर हो चुकी है प्रियंका, अब तुम्हें अपने अमल का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। जब सबको बंसीलाल और प्रियंका के मंसूबों का इल्म हुआ तो सब बहुत हैरान हुए और उनकी सजा का सवाल किया। राजा ने कहा, बंसीलाल, तुम्हारी शैतानी साजिश बेनकाब हो गई, तुम्हें अपने जुर्म का एहसास नहीं हुआ, अब तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। सनकगर की रानी भी कहने लगी, और प्रियंका, तुम्हारे झूठ ने हमारे प्यारे सनकगर को गहरा नुकसान पहुंचाया है, तुम्हें भी इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। सेनापति की क़ियादत में शाही पहरेदारों ने बंसीलाल और प्रियंका को अपनी तहवील में ले लिया। सच्चाई एक बार फिर गालिब आ गई। बंसीलाल को उसके शैतानी मंसूबों की वजह से सनकगर से निकाल दिया गया, कभी वापस न आने के लिए। उसके शैतानी मंसूबे तमाम के तमाम नाकाम हो गए, जबकि प्रियंका ने अपने माजी को बदलने की कोशिश की और अपने पुराने तौर तरीकों को बदलने की कोशिश की। उसने एक अच्छा इंसान बनने के लिए पुरअज़म किया अपने आप को। जब वो काफी हद तक सुधर गई तो एक दिन वो छोटू, ढोलू और लल्ला के पास गई और उनसे भी माफी मांगी और कहने लगी, मैंने जो कुछ किया उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। मैं बहुत बेवकूफ थी और सोचती थी कि मैं झूठ के जरिए कुव्वत और इज्जत हासिल कर लूंगी, लेकिन मैंने जो कुछ हासिल किया वो सिर्फ बेइज्जती थी। बदलने में तो कुछ देर लगती है प्रियंका, ईमानदारी का रास्ता मुश्किल है, लेकिन साफ सुथरा रास्ता यही है, छोटू ने उसको समझाया। और फिर ढोलू कहने लगा, हम समझते हैं कि लोग गलतियां करते हैं और जो लोग गलतियां करने के बाद खुद को संवार लेते हैं वो बेहतरीन लोग होते हैं, लेकिन प्रियंका, आपको साबित करना होगा कि आप वाकई बदल गई हैं। हम आपको माफी का काबिल बनाने का मौका देंगे, लेकिन आपको गांव वालों का एतमाद हासिल करना होगा। लड्डू ने उनकी गुफ्तगू सुन ली और मुस्कुरा उठे। फिर कहने लगे, प्रियंका बेटी, अपने अमल से दिखाओ कि तुम वाकई बदल गई हो, ताकि गांव वालों को तुम पर यकीन आ जाए। फिर प्रियंका ने अपने गुनाह को धोने का तरीका सोच लिया और कहने लगी, तमाम गाँव वालों को इकट्ठा करके कहने लगी, मैं आप सबको धोखा देने की कोशिश करने के लिए माजूर ख्वाह हूँ। मैं आपका एतमाद वापस लेने के लिए बेइंतहाई मेहनत करूँ। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, प्रियंका की तब्दीली और मेहनत नजर आने लगी। वो गाँव के सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जरूरतमंदों की मदद की और शाही खानदान की खिदमत की। आहिस्ता आहिस्ता लेकिन मुस्तकिल तौर पर वो गांव वालों ने उसे माफ करना शुरू कर दी। छोटू, ढोलू और लल्ला ने प्रियंका के रवैये में हकीकी तब्दीली को देखा और उसके साथ देने का फैसला किया। छोटू कहने लगा, प्रियंका, हमें हर दूसरे मौके पर यकीन है, जब आप चीजें ठीक करेंगे तो हम आपके साथ होंगे। हाँ, लेकिन याद रखो, एतमाद सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि अमल से कमाया जाता है, ढोलू ने भी समझाया। और आखिर में लल्ला कहने लगा,
जो एतमाद आप खो चुकी हैं उसे दोबारा बनाने में आपकी मदद करेंगे। प्रियंका ने बहुत मेहनत से अपने आप को तब्दील किया। छोटू, ढोलू और लल्लन ने उसका साथ दिया और आखिरकार गांव वाले भी उसको नेक पार्सा समझने लगे और उसके साथ अच्छे से रहने लगे।